नाम से हुआ। अरबी भाषा में कलिला वादिन्ना नाम से हुआ, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। अल-बरूनी लिख लेंगे। जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। कलिला वादिन्ना नाम से जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चल रहा है। हाँ, ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म का प्रभाव था। अरबों ने, नीचे से लिखिए, अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, कैमल ऊंट पालन तथा अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। खजूर जानते हैं अरब से आती है। बेस्ट क्वालिटी की खजूर जो आते हैं कहते हैं अरब से आई है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। तो हमने कल बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ऐसा अरब मुस्लिम था जिसने सबसे पहले भारत में जजिया कर की वसूली की। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि जजिया पर पूछा जाता है सवाल। तो अरबों ने जो है जजिया कर को वसूलना प्रारंभ किया। अरब देश की नकल की गई थी। तो लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों से जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की। मोहम्मद बिन कासिम ने, साथ को लिखना सीखो, ऐसे लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों से, अरबी खानाए अरब को सिंधवासियों से जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की। जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की। जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की। एक शब्द आप आते होंगे काफिर और दूसरा जिब्बी, जानते हैं इसके बारे में? क्या है इस्लाम के अनुसार अन्य सभी धर्मों के व्यक्ति दो श्रेणियों में बांटे गए थे। इस्लाम के अनुसार अन्य सभी धर्मों के व्यक्ति, यानी विदाउट मुस्लिम, जो मुसलमान ना हो, इस्लाम के अनुसार अन्य सभी धर्मों के व्यक्ति दो श्रेणियों में बांटे गए थे। एक वे जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे। एक वे जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे।
जैसे यहूदी और ईसाई प्रथम वे जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे, ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे, जिनमें क्या थे, यहूदी और ईसाई आते थे। अब्राहम और इस्माइल, क्योंकि पहले अरब देश में भी क्या होती, मूर्ति की पूजा होती थी, नहीं जानते होंगे आप, पहले वहाँ भी मूर्ति की पूजा होती थी। जब इनका जन्म होता है 570-632 के बीच में, पैगंबर मोहम्मद साहब, ये मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, एक अलग इस्लाम धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया, और साथ ही मक्का से मदीना हिजरत, आप सुने होंगे 622 में इन्होंने हिजरत किया था, इनका वहाँ पर लंबा विरोध भी हुआ था। इसके बावजूद भी इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अंततः एकमात्र ईश्वर यानी अल्लाह के बारे में लोगों को बताया, और उन्होंने अपने आप को यहाँ पेश करने का प्रयास किया कि मैं अल्लाह का क्या हूँ, पैगंबर यानी दूत हूँ, मुझे विशेष ज्ञान प्राप्त है, और कुरान हदीस की उन्होंने रचना की। इस आधार पर इस्लाम धर्म, और इनके मरने के बाद खलीफा जो भी है, जो 4 खलीफा शुरू के होते हैं वो पवित्र खलीफे माने जाते हैं। बाकी 18 यानी 14, कुल 18 हुए हैं, 14 जो हुई है वो सत्ता के साथ, नमस्कार बैठिए, खलीफा के साथ साथ वह सत्ता में भी हिस्सेदारी करते थे और अपने धर्म के प्रचार, धर्म के प्रति बहुत जोशीले हुआ करते थे। भारत में क्या था, भारत हिंदू धर्म उदारवादी धर्म माना जाता है, इस वजह से, और भारत धार्मिक भावना से ओतप्रोत जरूर था, लेकिन राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो पा रहा था, राष्ट्रीय भावना से कोसों दूर रहा। अगर धर्म के प्रति ही वो जोशीले होते तभी इनका मुकाबला करने में वो सक्षम होते, जैसा कि इस्लाम धर्म है, ये धर्म के प्रति भी उदार रहे हिंदू, जैसा कि वो लोग कट्टरपंथी हुआ करते थे, अपने धर्म के लिए सिर काटना उनके लिए कोई नई बात नहीं। तो क्या कहते थे, या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए या तो आपके सिर अलग हो जाएंगे, दो में से एक को चुनना होता था। लिख लीजिए जिम्मी पहले लिखिए। तो इस्लाम के अनुसार अन्य सभी धर्मों के व्यक्ति 2 श्रेणियों में बांटे गए थे। एक वे जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे, जैसे यहूदी और ईसाई। क्योंकि यहूदी और ईसाई अरब में थे तो इनको जो है अपनाना उनकी मजबूरी थी, भगा तो नहीं सकते थे, तो ये जिम्मी कहे गए। आगे आगे लिखिए इसमें, इनको जिम्मी पुकारा गया था, इनको जिम्मी पुकारा गया था, इनको जिम्मी पुकारा गया था, और वे जजिया देकर इस्लामी राज में रहते हुए इनको जिम्मी पुकारा गया था, और वे जजिया यानी जजिया लिख लीजिए धार्मिक कर, जजिया पुस्तक में धार्मिक कर लिख लीजिए, जिससे आप एक करना कैसा कर था, धार्मिक कर। जजिया नामक धार्मिक कर अगर आप दोगे तो आप अपने धर्म का पालन करते हुए हमारे इस्लामिक राज्य में रह सकते हो। बात समझिए, एक तरह से आपको अपने धर्म को मानने की छूट देने का एक कर हुआ करता था जजिया का। ये कैसा कर था, धार्मिक कर था, ये हमेशा मिलेगा आपको, इसलिए इस पर विशेष तौर पर लिख लीजिए और जान लीजिए। तो जिम्मी किसको पुकारा गया था, जो गैर मुस्लिम थे और अपने धर्म को मानने के लिए इस कर को अदा करते थे। तो देखिए इसमें इनको जिम्मी पुकारा गया था, और वे जजिया यानी धार्मिक कर देकर इस्लामी राज्य में रहते हुए अपने धर्म का पालन कर सकते थे। क्लियर हो गया? हाँ, तो जिम्मी कौन थे, जो जजिया कर यानी धार्मिक कर देकर अपने धर्म को पालन करने के लिए इस्लामी राज्य में रहते हुए अपने धर्म का पालन कर सकते थे। दूसरे वे
तो जिम्मी हो गए, दूसरे काफिर थे। देखिए दूसरे वे थे। हाँ, अरे दूसरे व्यक्ति वे थे, मतलब जो मूर्ति पूजक थे, जो मूर्ति पूजक थे और काफिर कहलाते थे। मूर्ति पूजक थे और क्या कहलाते थे? काफिर। मूर्ति पूजक यानी कि बुद्ध परस्ती, अरबी और उर्दू के जुबान में क्या कहते हैं? बुद्ध परस्ती। और मूर्ति भंजक को क्या कहते हैं? बुद्ध सिकल। ये बुद्ध परस्त हुआ करते थे, यानी मूर्ति पूजक थे। आगे बढ़िए। और काफिर कहलाते थे, और काफिर कहलाते थे। इन्हें इस्लामी राज्य में रहने का अधिकार नहीं था। इन्हें इस्लामी राज्य में रहने का अधिकार नहीं था। इन्हें मृत्यु या इस्लाम में से एक को चुनना पड़ता था। इन्हें मृत्यु या इस्लाम में से एक को चुनना पड़ता था। तो सिंध में क्या था? सारे हिंदू थे, तो क्या कितने हिंदुओं का वो वध कर सकते थे? समस्या थी कि नहीं? उन्होंने कहा या तो इस्लाम स्वीकार करिए या आपका वध निश्चित है, दो में से एक को चुनना पड़ेगा। उन्हें मृत्यु या इस्लाम में से एक को चुनना पड़ता था, चूंकि समस्त हिंदुओं का कत्ल करना, क्योंकि सिंध में समस्त हिंदुओं का कत्ल करना या इस्लाम स्वीकार करवाना संभव नहीं था। क्योंकि सिंध में समस्त हिंदुओं का कत्ल करना या इस्लाम स्वीकार करवाना संभव नहीं था। समस्त हिंदुओं का कत्ल करना या इस्लाम स्वीकार करवाना संभव नहीं था। इसलिए कासिम ने हिंदुओं को भी काफिर के स्थान पर जिम्मी मान लिया। इसलिए कासिम ने हिंदुओं को भी काफिर के स्थान पर जिम्मी मान लिया। इस आधार पर हिंदुओं को जजिया देकर इस आधार पर हिंदुओं को जजिया देकर इस आधार पर हिंदुओं को जजिया देकर इस्लामी राज्य में रहने और अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति, इस्लामी राज्य में रहने और अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति खलीफा हज़्ज़ाम व कासिम द्वारा मिल गई। कासिम ने खलीफा से यह स्वीकृति दी और उसके द्वारा यहाँ के आम लोगों को मिल गई। इस्लामी राज्य में रहने और अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति हिंदुओं को जजिया देकर इस्लामी राज्य में रहने और अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति खलीफा हज़्ज़ाम व कासिम द्वारा मिल गई। सर विलियम म्योर ने कहा है कि सर विलियम म्योर ने कहा है कि डबल नोट का नाम लिख लीजिए। सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। ये स्टेटमेंट है सर विलियम म्योर का, अंग्रेजी इतिहासकार थे। सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया।
डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। तो ये जजिया वाला जो सिस्टम रहा, जो आने वाले अन्य तुर्क आक्रमणकारी थे उनके लिए यहाँ शासन करना आसान बना दिया, क्योंकि इनका सारा जो भी व्यवस्थाएं होती थी इसके द्वारा निर्देशित होती थी खलीफा के द्वारा। अगर खलीफा दो में से एक चुनने के लिए कहता, या तो उनका वध कर दिया जाए या फिर इस्लाम चुन, तो हिंदुओं के देश में आप कितने लोगों को मार सकते हैं? और जब सबका वध ही कर दोगे तो कैसा राज्य, कौन आपको टैक्स देगा, कौन आपके धर्म को मानेगा? बात समझ रहे हैं? इस्लामीकरण करने का एक तरीका था कि बाद में जो है हम सहिष्णुता के आधार पर या तलवार के बल पर या कोई अन्य नीतियाँ भी अपना सकते हैं। सर्वप्रथम हम इनसे जजिया कर लेंगे, क्योंकि जो कि इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था धन की प्राप्ति करना, और जजिया कर बहुत लोग नहीं दे पाएंगे, उनको मजबूरी में हमारे धर्म को हो सकता है आसक्त करना है। तो ये जो नवीन युग का आरंभ है, इसी बात को लेकर विलियम बेवर ने कहा है कि जो है सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। क्योंकि जो जिम्मी हुआ करते थे उनको तो पहले ही वो मान लिए थे कि ये हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, तो चलिए ठीक है ये जिम्मी होंगे। लेकिन जो काफिर हैं, मूर्ति पूजक हैं, उनको तो वो कतई पसंद ही नहीं करते थे। उनको सिर्फ दो ही उनका जो है मिशन होता था, या तो इस्लाम स्वीकार करो या तो तलवार के बल पर इस्लामीकरण। अब देखा जाए तो पूरे विश्व में कुछ ईसाइयों ने जो है आक्रमणवाद वगैरह आप पढ़े होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर ईसाइयों ने ना विरोध किया होता तो शायद इस्लाम धर्म पूरे वर्ल्ड में आज 90% क्षेत्रों पर इस्लाम धर्म का कब्जा होता। आज भी देख लीजिए इस्लामिक कंट्री बहुत सारी हैं, उनका सिर्फ जवाब ईसाइयों ने दिया। हिंदुस्तान में तो उदारवादी लोग थे, स्वीकार कर लेते थे। चलिए भारत पर तुर्की आक्रमण देखिए, क्योंकि 2 ही दिन का टाइम मिला है तो बहुत सारी बातें मिल जाती ना। लिख लीजिए तुर्की आक्रमण। भारत पर तुर्की आक्रमण, अरब वाला क्लियर हो गया ना? तो तुर्की आक्रमण, आप सोचिए तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि भारत पे सबसे पहले अरब मुस्लिमों ने आक्रमण किया। कभी मत ये सोचना नहीं मुस्लिम थे तो ये तुर्की अलग थे, वो अरब मुस्लिम अलग थे। क्योंकि जो इस्लाम धर्म का पहली बार नुमाइंदगी अरब देशों ने किया, उसके बाद वहाँ से उठकर ईरान आता है, फिर वहाँ से तीसरे प्लेस पे आता है जो आपके चीन के उत्तर पश्चिमी खाना बदोश जाति थी, जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, उनके पास आता है। क्योंकि खलीफा वगैरह क्या थे, जब हमने बताया कि वो उनका भी जोश धीरे धीरे धर्म के प्रति ठंडा होने लगा। कैसे ठंडा होने लगा? जैसे उनको बहुत सारा धन संपदा मिली, तमाम देशों पर जब उन्होंने कब्जा किया, भारत से बहुत सारी धन संपदा मिली, और साथ में वह जो है भोग विलासी हो गई। जैसे अपने धर्म में देखने को मिलता है दक्षिण भारत वगैरह में, तो जब वो भोग विलासिता में लीन हो गए तो वो धीरे धीरे जो है जो उनका धर्म के प्रति जोश था वो कम होने लगा। और जब कम होने लगा तो जो अन्य कट्टरपंथी थे उनका स्थान वह ग्रहण करते गए। लिखते रहिए सब। देखिए अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अरबों का के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली
एक असभ्य एवं बर्बर जात की एक असभ्य एवं बर्बर जात की एक असभ्य और बर्बर जाति अरबों से कहीं ज्यादा क्रूर ये लोग हुआ करते थे, समझ रहे हैं? क्योंकि असभ्य और बर्बर थे और मंगोलों के कुल से इनका मैच नहीं करता था। मंगोल बड़े क्रूर हुआ करते थे। आगे उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अलफ्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने अलफ्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। 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 तो ये देखिए, देख लीजिए, आप हमसे अच्छा बना लेते होंगे। तो ये देखिए, चाइना वाला बॉर्डर यह क्या है? अफगानिस्तान है। इधर हमारा अपना सिंध वगैरह पाकिस्तान है जो अलग हो गया है। तो ये गजनी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में रहते थे ना, चीन के उत्तर पश्चिमी तुर्क जो तुर्क जातियाँ थी, हाँ, रेगिस्तान। तो यहाँ गजनी में इन्होंने अलफ्तगीन में क्या किया? एक तुर्क साम्राज्य की स्थापित किया। तुर्क सरकार, हाँ, अलफ्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। हो गया ना? हाँ, आगे देखिए। 977 ईस्वी में 977 ईस्वी में अलफ्तगीन के गुलाम व दामाद, ऐसे लिख लीजिए, अलफ्तगीन के गुलाम व दामाद, मतलब पहले गुलाम था, ज्यादा योग्य हो गया तो उसको दामाद भी बना लिए। बात समझ गए? ऐसे लिख लीजिए, 60 थोड़ा 60 कम करना चाहिए। अलफ्तगीन के गुलाम व दामाद, या ऐसे लिख लीजिए गुलाम दामाद। तो आप अपने समझते रहिए सर, ऐसे करके लिखिए सर, तो समझ जाएंगे कि गुलाम रहा फिर बाद में दामाद हो गया। जैसे इल्तुतमिश रहा, तमाम गुलाम दामाद हुए। 977 ईस्वी में अलफ्तगीन के गुलाम व दामाद, कुछ किताबों में पुत्र मिलता है तो इसको हमने बहुत खोजा, तो ये गुलाम प्लस दामाद मिलता है। अलफ्तगीन के गुलाम व दामाद सुबुक्तगीन ने इनके पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया था, वो आप पढ़िएगा, तो खास चीजें होती। सुबुक्तगीन ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसे स्टार बनाकर नीचे लाइन्स लिखिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुस्लिम की बात होगी तो मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन अरबी लिख लीजिएगा, अरब का था, अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम क्वेश्चन अरबी था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला
प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। तो जब देखा कि सुबुक्तगीन बहुत मजबूत होता जा रहा है, तो हमारे जो हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल महोदय, उन्होंने क्या किया, दो बार अटैक किया सुबुक्तगीन के ऊपर कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करने से पहले हम इसको कमजोर कर दें या हम इसको पराजित कर लें। लेकिन उधर क्या था, जलवायु और मौसम ने उनका साथ नहीं दिया और बात पराजित हुई। जब पराजित हुए गए तब सुबुक्तगीन को लगा कि अब हम जयपाल को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि इनकी शक्तियों का वह अनुमान लगा चुके थे। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ हिंदू शाही वंश के शासक जो जयपाल थे वह काफ़ी दूरदर्शी प्रवृत्ति थे। उनको लग रहा था कि सुबुक्तगीन आज नहीं तो कल हमारे लिए खतरा साबित होगा, इसलिए हम पहले ही इसके ऊपर आक्रमण कर दें। तो सुबुक्तगीन जो है अपने राज्य में होने वाले भावी खतरे का पूर्वानुमान लगाते हुए दूरदर्शी हिंदू राजा हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने 2 बार उस पर आक्रमण किया, किंतु दुर्भाग्यवश प्रकृति की भयावह लीलाओं के कारण पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये हुआ अपमान एवं क्षोभ उनको तो बहुत हुआ, लेकिन ये बाद में आत्मदाह कर लेते हैं। ये सवाल बनता है, सवाल कई किताबों में गलत लिखा गया है। ये अपमान और क्षोभ से आत्मदाह महमूद गजनवी के समय में करते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, लिख लीजिए, मात्र एक लाइन में लिख लीजिए कि 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को पराजित किया। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को पराजित किया। तो सुबुक्तगीन जो है भारत के यानी पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे छोटे छोटे स्थानों को कब्जा में अपने ले लिया था। तो अब इधर देखिए, भारत में परमार, कल हमने बताया था राष्ट्रकूट, परमार, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार आपके कन्नौज में थे, नागभट्ट वगैरह, यशोवर्मन, पाल बंगाल साइड में, और इधर चोर, चेल, पांडे, ये सब सशक्त राज्य थे, राष्ट्रकूट वगैरह, परमार वगैरह। इधर इनकी दाल नहीं गली। दाल कब गली? जब महमूद गजनवी भारत पर 27 वर्ष की उम्र में भारत पर अटैक करता है। तो ये देखिए सुबुक्तगीन के मरने से पूर्व, सुबुक्तगीन के मरने से पूर्व उसके राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैली थी। बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैली थी। बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैली थी। पश्चिमोत्तर भारत तक फैली थी। आगे नीचे से देखिए, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, सीधे आइए गजनवी से ही सवाल बनता है।
सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी की गद्दी पर बैठा। आगे देखिए, तारीखे गुजीदा के अनुसार, तारीखे गुजीदा के अनुसार तारीखे गुजीदा एक पुस्तक है, पुस्तक और ऊपर अच्छा, तारीखे गुजीदा के अनुसार महमूद ने सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर, आगे गुजीदा के अनुसार महमूद ने सिस्तान के राजा, सिस्तान ध्यान से कहा ना, सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर, खलफ बिन अहमद को पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण की, या प्रथम तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इतिहासविदों के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद पहला तुर्क था। पहला तुर्क था। इतिहासविदों के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद पहला तुर्क शासक था। महमूद ने बगदाद के खलीफा से यामीनुद्दौला, कई जगह पूछा गया है सवाल, यामीनुद्दौला किसी तरह से दौला यामीनुद्दौला चाहे 10 पॉइंट कर यामीनुद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह उपाधि प्राप्त करते हुए यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उपाधि प्राप्त करते हुए प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से
इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किए। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो यह बातें अंग्रेज इतिहासकार इलियट महोदय यह स्वीकार करते थे कि यह जो है 17 बार आक्रमण किया। इलियट महोदय ये कह रहे हैं इन्होंने 1001 से 1026 तक ये आक्रमण किए, लेकिन अंतिम आक्रमण किताबों में 1027 जाटों के ऊपर मिलता है, क्योंकि जाटों ने इसको जब सोमनाथ मंदिर लूट कर जा रहा था तो रास्ते में बहुत इसको परेशान किए थे। यहाँ तक कि जो रास्ता बताने वाला था इसको रेगिस्तान में काफ़ी उलझाए रखा, लेकिन अंत में चूंकि बड़ा बहादुर व्यक्ति था और बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, बाद में यहाँ सारे धन के साथ गजनी पहुंच जाता है। 17 बार आक्रमण किया। इलियट के अनुसार ये सारे आक्रमण 1001 से मतलब 1001 से 1026 के बीच हुए थे। 1001 से 1026 ईस्वी के बीच किए गए। एक 1001 से 1026 के बीच किए गए। अपने भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब क्या होता है जानते हैं? अरे वहाँ जो जिहाद मतलब धर्म युद्ध। क्या? धर्म युद्ध। पोस्टर में सही लिखिए। ऐसा क्यों कहते थे? अपनी सेना में जोश भरने के लिए कहते थे ना। जो हमारे आतंकवादी हैं जिहाद शब्द देते हैं कि आप जिहाद के लिए कुर्बान हो जाओगे तो आपको अल्लाह के घर में क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। आपको जन्नत मिलेगी। ऐसे तो ब्रेन वॉश किया जाता है। जो किशोरावस्था के लड़के हैं उनको जो है कट्टरपंथ सिखाया जाता है वहाँ ट्रेनिंग सेंटरों पर। तो यही जिहाद बाबर ने भी यही किया था, समझ रहे हैं, धर्म के नाम पर। तो इसने जोश भरने के लिए ऐसा किया। महमूद भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया और साथ ही अपना नाम बुत सिकन रखा। साथ ही अपना नाम बुत सिकन रखा। बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक कह सकते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजकों से इसका बहुत एलर्जी रहती है। तो इस समय जो है जिहाद का नारा दिया और साथ ही अपना नाम बुत सिकन रखा। बुत सिकन वो ऊपर दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? लाइट आ रही है इधर से। क्लास खुला इस वजह से गया। अब देखिए भारत की समय स्थिति क्या रही होगी। देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की दशा या स्थिति लिख लीजिए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की दशा। नीचे से लिखिए 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक। 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक। 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक
10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक भारत अपनी बाहरी सुरक्षा प्राचीर जाबुलिस्तान तथा अफगानिस्तान खो चुका था। अफगानिस्तान खो चुका था। परिणाम स्वरूप इस मार्ग द्वारा होकर भारत पर सीधे आक्रमण किया जा सकता है। यानी थल मार्ग से भारत पर सीधे आक्रमण किया जा सकता था। इस समय भारत में राजपूत राजाओं का शासन था। आइए एक दो लाइन लिख लेते हैं, कहाँ पर कौन शासक थे, उनकी राजधानियाँ क्या रही। हाँ, काबुल एवं पंजाब का हिंदू शाही राज्य। काबुल एवं पंजाब का हिंदू शाही राज्य। काबुल एवं पंजाब का हिंदू शाही राज्य। इसी को शाहिया भी कहा जाता है। शाहिया कहीं कहीं किताब में मिला है, शाहिया राज्य या हिंदू शाही राज्य। हाँ, हिंदू शाही राज्य। आगे दर्ज लेके लिखिए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पंजाब एवं काबुल में हिंदू शाही वंश का शासन था। पंजाब एवं काबुल में हिंदू शाही वंश का शासन था। यह राज्य चिनाब नदी के हिंदू कुश तक फैला हुआ था। हिंदू कुश पर्वत था ना, हिंदू कुश चिनाब नदी के हिंदू कुश तक फैला हुआ था। इस राज्य के स्वामी ब्राह्मण राजवंश शाहिया, ये लिखे शाहिया। इस राज्य के स्वामी ब्राह्मण राजवंश शाहिया अथवा हिंदू शाह थे, जिसकी राजधानी उदभांडपुर थी। इस राज्य के स्वामी ब्राह्मण राजवंश शाहिया अथवा हिंदू शाह थे। अरे लिखे तो नहीं, शाहिया अथवा हिंदू शाह कर लिया। इसकी राजधानी उदभांडपुर थी। और जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ का राजा जयपाल था। गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक जयपाल था। जयपाल। वहाँ राही के पुत्र का क्या नाम था? जय सिंह। हाँ, दिमाग में रखिएगा ये बात। तो जयपाल था। मुल्तान के बारे में देख लीजिए। मुल्तान
स्थिति थी। मुल्तान या हिंदू शाही वंश के दक्षिण में स्थित था, या हिंदू शाही वंश के दक्षिण में स्थित था। यहाँ का शासन कर्माथी, यहाँ का शासन कर्माथी शिया मुसलमानों के हाथ में था। कर्माथी शिया मुसलमानों के हाथ में था। और गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक फत्ते दाऊद था। शासक कौन था? फत्ते दाऊद। फत्ते दाऊद सिंध के बारे में लीजिए, बस एक सिंध की क्या है हाल? सिंध अरबों के आक्रमण के समय से ही सिंध पर उनका आधिपत्य था। यानी सिंध पर किसका शासन था? अरबों का शासन था। सिंध अरबों के आक्रमण के समय से ही सिंध पर उनका आधिपत्य था। कश्मीर का लोहार वंश, कश्मीर का लोहार वंश कश्मीर का लोहार वंश देखिए, गजनवी के सिंहासनारोहण के समय, महमूद गजनवी के सिंहासनारोहण के समय कश्मीर की रानी दिद्दा थी। पूछा गया, कश्मीर की रानी दिद्दा थी। दादा कश्मीर की रानी दिद्दा थी। दिद्दा थी 1003 ईस्वी में। दिद्दा की मृत्यु के बाद 1003 ईस्वी में दिद्दा की मृत्यु के बाद संग्राम राज गद्दी पर बैठा। संग्राम राज 1003 में संग्राम राज आया। संग्राम राज गद्दी पर बैठा और इसने लोहार वंश की स्थापना की। और इसने लोहार वंश की स्थापना की। इसने लोहार वंश की स्थापना की। कन्नौज के प्रतिहार देखिए, कन्नौज के प्रतिहार यहाँ आपके बगल में कौन थे? प्रतिहार। कन्नौज की प्रतिहार नागभट्ट वगैरह थे, काफी शक्तिशाली शासक थे यहाँ पे। कन्नौज के प्रतिहार महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। ऐसे लिखिए, सिर्फ राजधानी थी कन्नौज, राजधानी कन्नौज। आगे लिखिए, कन्नौज के प्रतिहार, राजधानी कन्नौज। कन्नौज की सर्वप्रथम बंगाल के राजा धर्मपाल ने इस नगर पर आक्रमण किया।
थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। सर्वप्रथम बंगाल के राजा धर्मपाल ने इस नगर पर आक्रमण किया। कन्नौज के लिए त्रिकोणी संघर्ष हुआ था, पढ़े होंगे आप लोग। किसके किसके बीच में हुआ था, कोई बताएगा? बिहार के इधर ये पाल है और पाल, राजपूत और प्रतिहार, इन तीनों शक्तियों के बीच इस कन्नौज नगरी के लिए बड़ा त्रिकोणी संघर्ष हुआ। कन्नौज ये जो बगल में, कौन कौन गया कन्नौज? देखे हैं वहाँ? हाँ बना है ना, अभी है खंडहार है। बंगाल के इस नगर पर आक्रमण आगे सबसे पहले बंगाल के राजा धर्मपाल ने इस नगर पर आक्रमण किया तथा कुछ वर्षों तक शासन किया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय 1018 में दिया था, यहाँ पे पुस्तक में लिख लीजिए। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पुस्तक में 1018 लिख लीजिएगा। 1018 में आक्रमण किया था कन्नौज। गजनवी के आक्रमण यानी 1018 ईस्वी के समय यहाँ का शासक राज्यपाल था, नाम था राज्यपाल। राज्यपाल था। राज्यपाल था और इसने अपनी राजधानी कन्नौज से बारी में स्थानांतरित कर ली। कन्नौज की जगह बारी, राज्यपाल ने अपनी राजधानी कन्नौज से बारी स्थानांतरित कर ली। बंगाल का पाल वंश लिख लीजिए। 1018 में दिया था, राजधानी कन्नौज से बारी, राज्यपाल ने। आगे लिखिए, बंगाल का पाल वंश दिक्कत हो रही है क्या? नहीं लिखेंगे भूल जाएंगे, इतिहास नहीं बड़ा कम से कम याद तो रहेगा। ऐसे हैं बताते भी चल रहे हैं, लिखाते भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिख ली जा रही, मतलब जितना आप लिख सकते हो। अभी टाइम अभी टाइम है तो अभी 4:36 हट जाते हैं क्या 3 घंटे? नहीं सर, क्या गर्मी तो नहीं क्या गया होगा, थोड़ा दिखाया गया, लिखने से सही रहेगा, रिदम भी मेंटेन रहेगा। क्या सुनना आपने? बताइए, सुनना। सीखा पाल कौन है? सीखा पाल तो क्या है? दूर से कितनी दूर से आते हैं? ये सर शाहबाद की तरफ से। समाज ज़्यादा दूर से आते हैं। हाँ सर, शाहबाद की तरफ है। साहब इधर है, यही है जगदीश कोई बात नहीं, पीछे पड़ता है, ठीक है। साहब इधर है, ऐसे करके साहब इधर है, साहब इधर है। ठीक है, रास्ता वो नहीं बदले है। दिन ढल जाता है ना, लेकिन साधन तो मिल जाते हैं। साधन ही तो नहीं मिलता था, साधन की वजह से जल्दी आते हैं। चलिए, बंगाल का पाल वंश पाली की तरफ पड़ता है। पाली की तरफ। हाँ बस। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में भोपाल ने किया था। लेकिन लाइन लिख लेंगे तो सही रहेगा। गोपाल पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में गोपाल ने किया। गोपाल
750 ईस्वी में भोपाल में किया था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक देवपाल था। देवपाल, इसी में धर्मपाल भी हुए थे, जो अभी लिखा है कन्नौज पर आक्रमण किया था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक देवपाल था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक महिपाल था। महिपाल गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक महिपाल था। महिपाल इनका 992 से 1026 का मिलता है। महिपाल था। आगे देखिए दिल्ली में कौन होंगे? दिल्ली के तोमर, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। जानते हैं कि नहीं? हाँ, लिख लीजिए। तोमर राजपूतों की एक शाखा थी। लिख लीजिए दिल्ली के तोमर। बस एक लाइन लिख लीजिए। हम भी सोचते हैं साथ ही है, लेकिन भाई इतिहास हर विषय का अलग अलग। दिल्ली के तोमर लिखे। तोमर राजपूतों की एक शाखा थी। तोमर शासक अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की। दिल्ली नगर का संस्थापक कौन था? अनंगपाल। ये लिख दे रहे, अनंगपाल। तोमर थे राजपूत। तोमर शासक अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की। शाकंभरी के चौहान पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। शाकंभरी के चौहान लिख लीजिए। शाकंभरी वंश था। शाकंभरी के चौहान प्रतिहार राज्यों के विघटन के बाद जिन राजपूतों का उदय हुआ था उनमें अजमेर के शाकंभरी के चौहान, अजमेर कहाँ पड़ता है? शाकंभरी के चौहान, अजमेर के शाकंभरी के चौहान प्रमुख थे। पृथ्वीराज चौहान इसी वंश का सबसे महान शासक था। पृथ्वीराज चौहान इसी वंश का सबसे महान शासक था। उसकी शत्रुता किससे थी? यही आपके पड़ोसी जयचंद से। लेकिन उसकी शत्रुता कन्नौज के राजा जयचंद से थी। क्यों हो गई थी शत्रुता? संयोगिता का अपहरण कर लिए गए थे। संयोगिता ही एक शत्रुता का कारण नहीं थी। बाकी सर वो राजपूतों के अंदर वो सर अच्छे पद पर था, वे भी बनना चाहते थे। इस पर एक धारावाहिक भी आ रहा था। राजा जयचंद बड़े प्रतापी शासक थे आपके कन्नौज के। गोरी आया पहले चौहान को आया, उसके बाद शाकंभरी वंश के थे लोग। शाकंभरी के चौहान प्रमुख थे। अजमेर के शाकंभरी के चौहान प्रमुख। आगे देखिए मालवा का परवार वंश, ये एमपी में पड़ता है। मालवा का परवार वंश, मालवा यहीं के ऊपर से के पास। हाँ, बुंदेलखंड। मालवा का परमार वंश
इस वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में कृष्णराज ने किया था। इस वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में कृष्णराज ने किया था। सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज था। लिख लीजिए, महत्वपूर्ण शासक राजा भोज था। भोज नाम के बहुत सारे शासक थे भारतीय इतिहास में। सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज था। महमूद गजनवी का समकालीन सिंधुराज था। महमूद गजनवी का समकालीन शासक सिंधुराज था, यानी कि इसके टाइम पर आया सिंधुराज। महमूद गजनवी का समकालीन शासक सिंधुराज था। आगे लिख लीजिए, गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात का चालुक्य वंश महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात पर चालुक्यों का शासन था। इस काल में चालुक्य वंश के 4 शासक हुए। चामुंडराज, गजनवी के साथ साथ हम लोगों को डिस्कस कर ले रहे हैं। चामुंडराज, 997 से 1009 ईस्वी। चामुंडराज, उसके बाद हुआ था बल्लभराज। है। बल्लभराज, फिर दुर्लभराज। गजनवी के काल के टाइम पे दुर्लभराज 1009 से 24 की लिखी। दुर्लभराज और ऊपर लिखेंगे, ठीक है, नहीं करते। भीम प्रथम 1024 से 64 तक। भीम प्रथम ये काफी शक्तिशाली राजा था। भीम प्रथम बुंदेलखंड के चंदेल बल्लभराज का कार्यकाल यार मिला नहीं, इसी की बात है 109 के बाद। बहुत छोटे कार्यकाल में रहे, 109 ईस्वी में रहे, जरा सा महीनों में। हाँ वही ये इनका कार्यकाल है, इनका कार्यकाल नहीं दिखाई। ठीक है, जल्दी कहाँ से ऊपर से लाइट थोड़ा ही सब चालू कर दो। ऊपर से टाइम भी कितना है? अरे नीचे से तो नहीं है। अरे चल
देखिए बुंदेलखंड के चलते बुंदेलखंड पर चंदेलों का शासन था और राजधानी इसकी लिख लीजिए खजुराहो थी। राजधानी पूछा जाता है। और छोटा लिखवाएंगे ये बुंदेलखंड के चंदेल राजधानी खजुराहो। अभी मिलेंगे कौन कौन राजा हारे खजुराहो की राजधानी में जाने की। खजुराहो जाना कभी वहाँ मंदिर देखने। गंजरी के आक्रमण के समय बुंदेलखंड पर चंदेलों का शासन था जिनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। त्रिपुरी के कलचरी वंश लिख लीजिए त्रिपुरी के कलचरी त्रिपुरी कलचुरी त्रिपुरी में कलचरी वंश था। एक आपने पढ़ा होगा सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी और हरिपुरा दो बार अध्यक्ष किए थे ना। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात और त्रिपुरी मध्य प्रदेश। किसने बताया? ठीक ठोको भाई। आगे लिखिए कलचरी वंश को हाय हाय वंश भी कहा जाता है। हाय हाय अपने साथी से अगर सम्मान मिलता है तो सीना 56 इंच का हो जाता है। कलचरी वंश को हाय हाय वंश भी कहा जाता है। गुजरात के सोलंकी वंश से इसका संघर्ष चलता था। अवसर में मरते रहते थे। गुजरात के सोलंकी वंश से इसका संघर्ष चलता रहता था। गुजरात के सोलंकी वंश से इसका संघर्ष चलता था। महमूद के समकालीन यहाँ दो शासक थे कोकल द्वितीय और दूसरे थे गंगेय देव। ये 990 से 1015 और इनका था 1015 से 1040 में। ये दो शासक रहे। दक्षिण भारत की अगर बात करें दक्षिण भारत में राजवंशों का शासन रहा 11वीं शताब्दी तक। 11वीं में यहाँ की राजनीति पर चोलों और चालुक्यों का प्रभुत्व रहा और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दक्षिण के दो राज प्रमुख थे परवर्ती चालुक्य और चोल। लिख लीजिए महमूद गजनवी के समय स्टार मार्क लिख लीजिए दक्षिण भारत के महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दक्षिण भारत के दो राज प्रमुख थे। पहला परवर्ती चालुक्य दूसरा चोल। परवर्ती चालुक्य और चोल।
देखिए चोल शासकों में राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे। चोल राजाओं में राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे। राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम, ये राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम ये महत्वपूर्ण शासक थे। परवर्ती चालुक्यों में देख लीजिए, इसका संस्थापक पहला द्वितीय था। संस्थापक पहला द्वितीय, पहला द्वितीय आगे कल्याणी, हाँ कल्याणी के चालुक्य वंश के शासकों में, कल्याणी के चालुक्य वंश के शासकों में, कल्याणी के चालुक्य वंश के शासकों में महमूद गजनवी का समकालीन सत्याश्रय, महमूद गजनवी का समकालीन सत्याश्रय सत्याश्रय 997-1015 ईस्वी, सत्याश्रय अरे 1100 नहीं हो जाता, तथा जयसिंह द्वितीय तथा जयसिंह द्वितीय बहुत सारे नरेश हैं, तो हम उनके समकालीन लोगों को बताते हैं। तथा जयसिंह द्वितीय और वेंगी के चालुक्य शासकों में, ये कल्याणी के रहे, वेंगी के चालुक्य शासकों में वेंगी के चालुक्य शासकों में शक्तिवर्मन प्रथम, शक्तिवर्मन प्रथम शक्तिवर्मन प्रथम महमूद गजनवी का समकालीन था। शक्ति